Good morning, all of you. Concept of CAGR. You can use this formula in Excel. CAGR में आप ये formula use कर सकते हो. Starting value and ending value. Ending value means जब आप sell कर रहे हो, देखो आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया 200 पे. You bought a mutual fund at 200. So this is beginning value, starting value. Starting value हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. इन्वेस्टमेंट विल गो इन डिनोमिनेटर. What about selling price? Selling price of mutual fund is 400. Selling price is 400. तो 400 को आप उससे 400 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 200. 400 अपॉन 200 रेस टू, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है ना, रेस टू 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल आपने होल्ड किया है? सपोज आपने 3 इयर्स होल्ड किया है, तो 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इंटू 100, 25.99. Okay, so this is compounded annual growth rate. ये एक्सेल में इजीली कर सकते हैं हम लोग. बिगिनिंग वैल्यू डिनोमिनेटर में, एंडिंग वैल्यू दैट इज सेलिंग प्राइस 400. 400 सेलिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस है 200. 400 अपॉन 200 रेज टू 1 अपॉन 3. 3 इयर्स उसने होल्ड किया 2014 से 2017 तक, तो 3 आएगा 1 अपॉन 3. ओके, माइनस 1 इंटू 100. CAGR को ग्राफ में भी दिखाया जाता है. CAGR एक्सेल के चार्ट्स में हम लोग दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कैसे ग्रो किया है, कंपनी की सेल्स रेवेन्यू कैसे ग्रो हुई है. ठीक है, अगर आपका सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है तो CAGR व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी 5 साल में टोटल कितनी परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है. हम कितने भी ईयर्स का CAGR निकाल सकते हैं, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का. ग्राफ बन जाता है उसमें एक्सेल में ऑटोमेटिकली. ठीक है, और म्यूचुअल फंड भी ये CAGR रिपोर्ट दिखाता है कि आपने इन्वेस्ट किया था 200 रुपया 3 साल पहले, अभी आपकी वैल्यू 400 हो गई है, यानी आपने 3 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 25.99% आपका मनी ग्रो हुआ है. चलिए सेकंड देखते हैं. इफ द होल्डिंग पीरियड इज इन मंथ्स, अगर मंथ्स में है तो आप कैसे करेंगे? अभी आपने जो सीखा वो ईयर्स में था. यू आर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर 3 इयर्स, नाउ यू आर होल्डिंग पीरियड इज इन मंथ्स. ओके, तो CAGR की फॉर्मूला वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन परचेज प्राइस आएगा, एंडिंग वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू रेज टू 12. टोटल मंथ्स इन अ ईयर इज 12. 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स. कितने मंथ्स आपने होल्ड किया है? 3 मंथ्स होल्ड किया सपोज, तो 12 अपॉन 3. ओके, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इंटू 100. ओके, अब बहुत सारे जन बोलेंगे कि मैडम ये हम नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं कर सकते हो, एक्सेल में करो. यू हैव एक्सेल ऑन इन योर कंप्यूटर. ओके, 400 अपॉन 200 रेज टू 12 अपॉन 36. अगर 3 मंथ्स है तो रेज टू 12 अपॉन 3. अगर 3 इयर्स है तो 12 अपॉन 36 माइनस 1 इंटू 100, 25.99. आंसर सेम ही आएगा. ओके, तो ये ग्राफ से हम लोग दिखा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो कर रहा है, एवरी ईयर कैसे ग्रो कर रहा है CAGR रिपोर्ट से. If holding period is in number of days, CAGR is equals to selling price upon purchase price raised to 365 divided by number of days minus 1 into 100. 400 upon 200 raised to 365 upon 1095 minus 1 into 100. 25.99% per annum.
ओके। जब आपको डेज में निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? CAGR, अगर आपका होल्डिंग सिर्फ 4 दिन का है, 4 days, ये ओनली 4 days you are holding a stock and you want to calculate the 4 days CAGR, you can calculate 365 upon number of days minus 1 into 100. Is it clear to all of you? I hope it is clear now. If it is clear, write clear in the chat box. Okay, so online also you can, initial investment you can start with 1000. Suppose initial investment is 1000 and the investment ending value is 10,000. Suppose you are holding it for, suppose you are holding it for 3 years or 3 months. You have to calculate. Suppose the starting value is 1000, okay, and ending value is 10,000, and years number of years 5 years डाल दो. अगर 5 years डालते हो तो 1/5 रेस टू 1/5. अगर आप 5 years का होल्डिंग करते हो तो 1/5. आंसर आएगा CAGR 58.49%. ओके. Is it clear to all of you? Okay, CAGR is available online tool available in the internet, on the internet. To get the CAGR value of your investment, enter the starting value, enter the initial investment amount along with the expected ending value and the number of month or year for which you want to calculate the CAGR. You can calculate on clicking on the calculate button. Now this is a CAGR calculator. Suppose my value is 1000 starting value and ending value is 10,000. एक्सपेक्टेड एंडिंग वैल्यू की मुझे पता है कि मुझे 10,000 मिलेगा और 5 years में, सपोज ये 7 years में मिलेगा. ठीक है, इसको कैलकुलेट किया 38.95 आया. 38.95 कैसे आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 1000 and I got 10,000 after 7 years. So this is 7-year growth table. 1000 से स्टार्ट किया, 1000 इन्वेस्ट किया था मैंने 0th ईयर में. दिस वाज माय आउटफ्लो एंड दिस इज माय इनफ्लो एट द एंड ऑफ 7th ईयर. 10,000 मुझे 7 ईयर के बाद मिलेगा. सो दिस इज अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ चार्ट विद CAGR. ओके, ये ऐसा ग्रोथ आपको दिखेगा 7 years में. You got 10,000 after 7 years. ओके. इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है 1000. एंड व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग? रिटर्न इज 9,000. 1000 इन्वेस्ट किया, 10,000 वापस मिला. 1000 इन्वेस्ट किया है, 10,000 7 years के बाद रिटर्न मिल रहा है. सो रिटर्न्स आर 9,000. 1000 इन्वेस्टमेंट, 10,000
इनफ्लो, एनपीवी 9000, 38.95 compounded annual growth rate, CAGR. Okay, this is the chart of CAGR. You invested 1000 here. Okay, year 0 1000 is your outflow. From first year onwards you start getting inflows of 1389, 1930, 2682, 3727, 5179, 7196 and 10,000. Okay, seventh year you are getting 10,000. Okay, is it clear to all of you? ऐसा ग्रोथ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कंपाउंडेड ग्रोथ चार्ट। 0 से हमने स्टार्ट किया, 7th ईयर पे कंप्लीट किया। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर। सो फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज एंडिंग वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू न्यूमरेटर, प्रेजेंट वैल्यू जो आज इन्वेस्ट कर रहे हो डिनोमिनेटर। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। एंड रेस टू अगर इन्वेस्टमेंट 2 इयर्स है तो 1/2, अगर 6 इयर्स है इन्वेस्टमेंट तो 1/6, रेस टू 1/6, ब्रैकेट क्लोज। सब कुछ हो जाने के बाद -1 करना है, जो भी आंसर आएगा -1 करो, इनटू 100 करो। ओके व्हाट डू यू मीन बाय 10% CAGR? CAGR is the average rate at which an investment moves from one value to another over a period of time. If a stock appreciates from rupees 100 to 121 over 2 years, its CAGR is 10%. The 100 becomes 110 after 1 year, and 110 grew at 10% to become 121. देखो 100 से 10% प्लस करके 110, 110 में 10% प्लस करके 121, यानी एवरी ईयर आपको 10% ग्रोथ हो रहा है। It tells you the average rate of return you are earning on your investment every year. Every year you are earning 10%. अगर लास्ट केस में CAGR 38 आया, मतलब एवरी ईयर आप 38% ग्रो कर रहे हो, आपका मनी 38% एवरी ईयर से ग्रो हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 5 things to know about compounded annual growth rate. Close. If a stock appreciates from 100 to 121, 2 साल में 100 से 121 हो गया, तो पहले साल में 110 हुआ। At the end of first year, it became 110, and from 110, it grew to 121. Investors using advertised CAGR as a benchmark before investing should find out about the risk rather than assuming that CAGR will be annual constant. इनफ्लोस कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर निकालना है तो CAGR, म्यूचुअल फंड्स वाले ऐसे ही करते हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले ऐसे ही करते हैं, ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिखाते हैं, CAGR अपना बताते हैं। एवरेज रिटर्न अगर किसी किसी साल में तो लॉस भी होता है और किसी साल में सुपर प्रॉफिट होता है, तो वो लोग CAGR दिखाते हैं। यहाँ पे देखो बेंचमार्क लाइव दिया है, सेंसेक्स इज अ बेंचमार्क, राइट? सेंसेक्स से हम लोग अपना एसेट कंपेयर कर सकते हैं। किसी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सेंसेक्स में क्या रिटर्न्स आ रहा है, मेरे स्टॉक में क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्किंग, सेंसेक्स से कंपेयर करना या किसी टॉप कंपनी से अपने स्टॉक्स को कंपेयर करना, इसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्किंग। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ना, वो एनुअल एवरेज रिटर्न नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली दे कैलकुलेट एवरेज रिटर्न
ऑन द इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट का CAGR निकाल के दे देते हैं, लेकिन बीच बीच में लॉस भी होता है किसी साल में, वो फिर उसमें थोड़ा ये हो जाता है, कवर अप हो जाता है। स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू ही लेते हैं, बीच में लॉस भी होता है कभी कभी मार्केट डाउन जाने की वजह से, लेकिन वो फिर वो कवर अप हो जाता है उनका, इसलिए फिर वो CAGR अच्छा रिपोर्ट दिखता है, इसके लिए CAGR ही वो लोग कंसिडर करते हैं, एवरेज रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इन Investment in mutual fund scheme on 1st March 2015 at an NAV of 200। अभी ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है 2015 में 200। 200 is your starting value. Starting value means present value. On 1st March 2017, 2 साल के बाद आपका वैल्यू हो गया है 300। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 300 उसको फ्यूचर वैल्यू को पहले लिखेगा 300 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू 200 रेस टू 1/2, रेस टू 1/2। 2 years का होल्डिंग पीरियड है, ब्रैकेट क्लोज -1 into 100, 22.47% per annum। Okay, is it clear? What is a CAGR? CAGR is a average return on your investment. Okay, the value of investment grows at the end of the 2 years. So you have a return of 22.47%. Okay, ending balance minus beginning balance raised to 1/n -1। ओके, एंडिंग वैल्यू मींस एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड में क्या वैल्यू है पहले लिखना है, डिनोमिनेटर में हमेशा इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिखना है। सो एवरी ईयर एवरेज रिटर्न यू आर गेटिंग 22.47% per annum। When you are calculating the risk, how you will measure the risk? Standard deviation you will take, you will use the standard deviation to calculate the risk of your mutual fund. Suppose a equity fund is having a 10% return on an average with a standard deviation of 15%. Its range of return can be -5 to 25%. -5 to 25%। 10 में प्लस करो 15 तो 25 होगा, 10 में 15 माइनस करो। डेविएशन मतलब क्या, डेविएशन मतलब +15 -15। जो भी रिटर्न्स है उसमें आप 15 को डेविएट करो, प्लस करो या माइनस करो। प्लस करोगे तो 25%, अगर रिस्क देखोगे तो आपकी -5 भी कभी कभी आपके -5 रिटर्न्स भी आ सकते हैं। ओके, तो जिनका लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, जिसका हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जब हमको रिस्क कैलकुलेट करना है तो टोटल रिस्क के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं। We can calculate the total risk of a stock with a standard deviation. Okay, and with standard deviation tool we can also calculate the Sharpe ratio. Sharpe ratio क्या है? Sharpe ratio means average return on mutual fund, that is CAGR return। अभी CAGR निकाला ना, उसको आप ट्रेजरी बिल से कंपेयर करोगे, यानी कि टी बिल्स पे अगर 4% है तो, और अब अगर आपका जो रिटर्न्स है इस म्यूचुअल फंड से जो आ रहा है उसको आप रिस्क फ्री रिटर्न से कंपेयर करो, बोलोगे आप मैंने देखो ज्यादा रिस्क लिया तो मैंने ज्यादा रिटर्न्स अर्न किया। सो व्हेन यू टेक हायर रिस्क यू गेट हायर रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड। As you can see, the CAGR in 2 years was, in the last example, it was 22.47, so it is much greater than treasury bill returns, right? But how much risk you are taking, that you have to divide in Sharpe measure. In Sharpe measure the formula is average return
minus risk-free return upon standard deviation. So in calculating the Sharpe ratio, we are going to use standard deviation in the denominator, and we are going to write RP minus RF divided by standard deviation. Of all the mutual funds, we will measure the performance in this way. Next is beta. What is beta of the stock? When we calculate the market risk, systematic risk of any stock, which is unavoidable. Can you avoid unemployment? Yes or no? Can you avoid unemployment? अचानक अगर जॉब से निकाल देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है. अचानक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वी कैन नॉट अवॉइड. हमें ज्यादा पैसों में भी वो चीज खरीदनी ही पड़ती है. ठीक है. ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, due to market prices, change in the market prices, these all things are affecting each and every one of us. So this risk is unavoidable. हम लोग इस रिस्क को अवॉइड कर ही नहीं सकते. कोई भी स्टॉक खरीदेंगे, उसका इम्पैक्ट, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा. Okay, so beta is covariance with index and mutual fund scheme. Variance in index return. Variance of market. आपने मार्केट का वेरिएंस लेना है, टोटल रिस्क ऑफ मार्केट डिवाइड करना है. इफ बीटा इज 1, दैट मींस म्यूचुअल फंड और बेंचमार्क, यानी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं. दे आर गोइंग अप टुगेदर, दे आर कमिंग डाउन टुगेदर. द मोमेंट ऑफ निफ्टी एंड द मोमेंट ऑफ माय म्यूचुअल फंड आर in tandem with each other. They are moving together, they are moving up together, they are moving down together. Okay, beta less than 1. Less than 1 means मतलब मैं निफ्टी को क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरा म्यूचुअल फंड निफ्टी के सामने थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है. ओके, बीटा ऑफ लेस देन 1 मींस NAV is less than the volatile benchmark index. मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके सामने. बीटा मोर देन 1, मोर देन 1 ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड. ये म्यूचुअल फंड निफ्टी को भी क्रॉस करके चला गया. निफ्टी 20% रिटर्न दे रहा है और मेरा स्टॉक 30% रिटर्न दे रहा है. मेरा ही म्यूचुअल फंड मुझे 30% रिटर्न दे रहा है, जब निफ्टी सिर्फ 20% बढ़ा है. ऐसा अगर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड. इट इज मोर वोलेटाइल देन निफ्टी. ओके, so beta is used in, now this beta is used in ट्रेनर रेशो. जैक ट्रेनर ने एक डेवलप किया था. जैक ट्रेनर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है उसने. he has developed a model of ट्रेनर इंडेक्स. ट्रेनर इंडेक्स के अंदर जब हम म्यूचुअल फंड को मेजर करते हैं, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो उसमें बीटा को यूज करते हैं. न्यूमरेटर में एवरेज रिटर्न लेते हैं, CAGR रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, यानी एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ अ ट्रेजरी बिल अपॉन बीटा. ये किसका फॉर्मूला है? ट्रेनर. जैक ट्रेनर ने ये डेवलप किया था परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का मेजर करने के लिए, ताकि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये देखने के लिए. तो जैक ट्रेनर का अभी भी लोग रेशियो यूज करते हैं, अभी भी लोग उसको यूज करते हैं. आर स्क्वायर यानी कोरिलेशन. The beta of a fund has to be seen along with R square for better understanding of risk of fund. R square को अभी कोई यूज नहीं करता है, जैसे ही बीटा आ गया है ना, जब से बीटा आया है लोग बीटा ही यूज करते हैं, R स्क्वायर को ज्यादा यूज नहीं करते हैं कोरिलेशन को.
Okay. Risk adjusted returns shows how much return investment has made relative to amount of risk the investment has taken over a given period of time. If two or more investments have the same return over a given period, that one that has the lowest risk will have the better risk adjusted return. However, different risk measurements give investors very different analytical results. It is important to be clear on what type of risk adjusted return is being considered. शार्प रेशो आ गया, देखो शार्प रेशो में हम टोटल रिस्क को लेते हैं डिनोमिनेटर में. ओके, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर इज द रिस्क, लोअर द शार्प रेशो. अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा दोगे तो शार्प रेशो कम हो जाएगा. शार्प रेशो की फॉर्मूला क्या है, नीचे दिया है, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. If I increase the value of standard deviation, automatically I will get lower Sharpe ratio. That means the performance will go down. जितनी रिस्क ज्यादा होगी म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप डालते हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी स्मॉल कंपनीज के स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, बहुत रिस्की होता है. स्मॉल कैप स्टॉक्स आर वेरी रिस्की कंपेयर टू लार्ज कैप. व्हाई? बिकॉज स्मॉल कंपनीज हो सकता है उनको प्रॉफिट्स हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन लॉस में गई तो पूरी डूब जाएगी. ऐसा होता है. So when the risk is high, Sharpe ratio will be lower. How much extra return an investor will receive on holding a risky asset? Sharpe ratio का मतलब क्या होता है? Sharpe ratio में हमें मालूम पड़ता है कि जब हम ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं. That is calculated by Sharpe ratio. Sharpe ratio is greater than 1 is acceptable, good for investors. Sharpe ratio is higher than 2, rated very good. Sharpe ratio 3 आया, excellent. Ratio under 1 is considered suboptimal. ओके, ये तो ऐसे ही स्टैंडर्ड दिया है, मतलब समझाने के लिए. जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा होगा, जितना कम होगा वो बैड होगा. ट्रेनर रेशियो, जैक ट्रेनर जैक ट्रेनर ने डेवलप किया था. इट इज सिमिलर टू शार्प रेशियो. इस फॉर्मूला में खाली स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे बीटा आएगा. देखो, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा ऑफ द म्यूचुअल फंड. सिर्फ यही फर्क है, वहां पे हम पूरी रिस्क को ले रहे हैं, टोटल रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं शार्प में. यहाँ पे सिर्फ हम सिस्टमैटिक रिस्क यानी मार्केट की रिस्क को ले रहे हैं, बीटा को ले रहे हैं, विच इज अनअवॉइडेबल. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा. जेनसेन अल्फा सबसे बेस्ट है. चलिए देखते हैं. पहले हमें सीएपीएम, जो माइकल जेनसन है उसने ये डेवलप किया था, और इसने बोला था कि पहले सीएपीएम यूज करो, पहले सीएपीएम मॉडल यूज करो और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो. Expected return from the fund is RF plus beta of the fund into RM minus RF. RF is risk-free return and RM is the return on market is average return on market. जेनसेन अल्फा जब हम निकालते हैं तो जेनसेन अल्फा की क्या फॉर्मूला होती है, एक्चुअल फंड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड सीएपीएम रिटर्न. एक्चुअल फंड रिटर्न में से जो एक्चुअल फंड में से रिटर्न आया उसको एक्सपेक्टेड सीएपीएम रिटर्न से डिडक्ट करेंगे. अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्चुअल रिटर्न्स मिले हैं तो बहुत अच्छा है, अगर एक्सपेक्टेशन से कम मिले हैं रिटर्न्स तो ये नेगेटिव अल्फा हो जाएगा. पॉजिटिव अल्फा मीन्स मोर देन एक्सपेक्टेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द फंड, एंड नेगेटिव अल्फा मीन्स you are getting less than the expectation. Thank you so much for attending.